हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेसर ट्रिक में। जेसर ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोटा विश्वविद्यालय की जो 1 वीक सीरीज आती है बीएड की। तो उसका जेंडर विद्यालय एवं समाज जो छठा प्रश्न पत्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी फर्स्ट वीडियो ही है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पूरी एक सीरीज एक वीडियो में करवाएंगे तो इसलिए उसको टुकड़ों में करवा रहे हैं। तो इसकी फर्स्ट इकाई हम करवा रहे हैं। कुल 5 इकाइयाँ हैं, 5 वीडियो के 5 पार्ट बनेंगे, जिसमें से फर्स्ट इकाई हम पढ़ रहे हैं आज, जिसका नेम है जेंडर मुद्दे मुख्य अवधारणाएँ। तो इसको देखते हैं। जेंडर इश्यूज की कंप्लीट। जेंडर एक सेक्स का अर्थ है। जेंडर जेंडर यानी कि जेंडर का क्या अर्थ है? जेंडर एक सेक्स का अर्थ है विभिन्न सामाजिक समूहों, क्षेत्रों एवं सीमाओं में लड़का लड़की होने के संदर्भ में अर्थ एवं अनुभव, मतलब लड़का और लड़के के बीच में क्या क्या संबंध है, क्या क्या नहीं है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिंग पूर्वाग्रह, विभेद, लैंगिक रूढ़िवाद एवं सशक्तिकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। जाति, वर्ग, धर्म कौन सा है, नैतिकता, अक्षमता, क्षेत्र के संबंध में समक्ष निष्पक्षता तथा समानता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। लघुतात्मक प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। लघुतात्मक प्रश्न, तो पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा वो कौन सा है? जेंडर और सेक्स के अर्थ को समझाइए तथा दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब जेंडर क्या है और सेक्स क्या है, इन दोनों के बीच में हमें अंतर स्पष्ट करने हैं। तो पहला नंबर पर देखते हैं जेंडर। जेंडर आखिरकार क्या होता है? जेंडर एक अवधारणात्मक शब्द है। ये अवधारणात्मक शब्द है जिसका अर्थ है महिला व पुरुष दोनों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिभाषा, यानी कि समाज और महिला पुरुष को किस तरह से देखते हैं, मतलब महिला और पुरुष के बीच में सामाजिक स्थिति कैसी है, सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, उसका अध्ययन इसमें किया जाएगा जेंडर में। उन्हें कौन सी भूमिकाएं प्रदान की गई हैं, अधिकार कौन कौन से प्राप्त किए गए हैं पुरुष और महिलाओं को, संसाधन कौन कौन से हैं, और इन्हें किस तरह की मानसिकता सिखाई जाती है, मतलब इनकी मेंटली एबिलिटी किस प्रकार की है। इन समूहों में जेंडर की समझ को महिलाओं और पुरुषों के सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन करने, विश्लेषण करने एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार आजकल जेंडर शब्द का इस्तेमाल औरत व मर्दों की ज़मीनी समझदारी समझ सच्चाइयों को समझाने के लिए विश्लेषण के एक औजार के रूप में किया जाता है। सेक्स का संबंध जैविक या शारीरिक है, जो आमतौर पर प्राकृतिक होता है, जैसे किसी का नर या मादा होना। यानी कि सेक्स का संबंध क्या किससे होता है? जैसे कि कोई नर है या मादा है, तो इसका पहचान हम सेक्स के द्वारा कर सकते हैं। सेक्स के लिए हम प्राकृतिक लिंग या प्रालिंग तथा जेंडर के लिए सामाजिक लिंग या शालिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सेक्स और जेंडर में अंतर। सेक्स कुछ ऐसी बातें हैं जो जन्मजात विशेषता है, जबकि जेंडर को सामाजिककरण की प्रक्रिया के माध्यम से समझा या सीखा जाता है। मतलब जो समाज में भेदभाव किए जाते हैं वो जेंडर के आधार पर किए जाते हैं। मतलब सेक्स तो है ना, सेक्स जन्मजात विशेषताएं होती है। सेक्स कभी बदलता नहीं है और स्थिति स्थिर विशेषता है, जबकि जेंडर भूमिकाएं और मापदंड न केवल संस्कृति के भीतर बदलते हैं, बल्कि बहुत सी संस्कृतियों में भी इसमें आपसी विभिन्नताएं होती है। सामाजिक लिंग जेंडर सोच से ऐसा दृष्टिकोण का निर्धारण होता है कि स्त्री पुरुष किन कामों को करने में सक्षम है, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, सत्ता संबंधित विशेष स्थितियों से शिक्षा मिलनी चाहिए, और स्त्री पुरुष के लिए कैसा आदर्श की प्रस्तुति की जाती है। जेंडर स्त्री पुरुष जीवन, उनकी आवश्यकताओं, अवसरों एवं संसाधनों तथा उनकी पहुंच को, अर्थात उनके जीवन के ज़्यादातर सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। मतलब जेंडर है ना, स्त्री पुरुष के जीवन, उनकी आवश्यकताएं, अवसरों, संसाधनों एवं उनकी पहुंच को प्रभावित करता है। जहाँ सेक्स लिंग और इसके जीवन कार्य आनुवंशिक रूप से काम करते हैं, वहीं जेंडर भूमिका एवं शक्ति संबंध विशेषताएं विविध संस्कृति में भिन्न होती हैं और समय के साथ साथ बदलने योग्य होती है। हमें सेक्स लिंग, प्राकृतिक लिंग और जेंडर सामाजिक लिंग के अंतर को निम्न तालिकाओं की सहायता से समझ सकते हैं। मतलब एक तालिका बनाई गई है जिसके द्वारा हम समझते हैं इनको। तो सेक्स या प्रलिंग या प्राकृतिक लिंग, जेंडर को क्या कहते हैं? सामाजिक लिंग। तो इन दोनों को क्या क्या कहेंगे ये ध्यान रख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर पे आता है प्राकृतिक लिंग में प्रालिंग जैविका या शारीरिक है, जो शरीर रचना में साफ दिखाई देती है। मतलब शरीर किस प्रकार से है, कैसे पुरुष और स्त्री की पहचान की जाती है, इसमें की जाएगा सेक्स से संबंधित में। जबकि जेंडर में सामाजिक सांस्कृतिक है,
जेंडर क्या है? एक सामाजिक और सांस्कृतिक है। इसमें संबंध स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुणों, भूमिकाओं, व्यवहार के तरीकों आदि से का ज्ञान होता है। प्रालिंग प्राकृतिक के जेंडर को मनुष्य ने बनाया है। प्रालिंग स्थायी है, जेंडर परिवर्तनशील है। यह समय या स्थान के अनुसार बदलता नहीं है। यह संस्कृति आदि के साथ बदलता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है। प्रालिंग को सामान्यतः बदला नहीं जा सकता, जबकि जेंडर सामाजिक प्रक्रिया के तहत बदला जा सकता है। तो ये विशेषताएं थी इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विभिन्न सामाजिक समूह में एक लड़का या लड़की होने के क्या अर्थ एवं अनुभव है, स्पष्ट कीजिए। विभिन्न सामाजिक समूह में महिला एवं पुरुष की स्थिति का वर्णन कीजिए। भारत में मानव समुदाय अनेक सामाजिक समूह में विभक्त हैं, मतलब अनेक सामाजिक समूह में बटे हुए हैं, जैसे कि जाति प्रथा में बटे हुए हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम वगैरह ना। तो प्रत्येक समूह में महिला एवं पुरुषों की स्थिति भिन्न भिन्न है, मतलब प्रत्येक समूह में महिलाओं की स्थिति भिन्न भिन्न है, मतलब उनके साथ व्यवहार अलग अलग प्रकार से किया जाता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। देखते हैं जेंडर, विद्यालय और समाज। सामान्य वर्ग में सवर्ण वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। सवर्ण वर्ग मतलब सुनार के लोग। सामान्य वर्ग में ओबीसी में ना सामान्यतः इस वर्ग के आर्थिक रूप से संपन्न एवं शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मतलब शिक्षित हैं ये लोग। सवर्ण वर्ग के लोग मतलब सुनार वगैरह जो किस में आते हैं, जर्नल कैटेगरी में आते हैं, अतः समाज में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त है। सामान्य वर्ग के समुदाय में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। इस वर्ग में महिलाओं का शोषण नगण्य है, मतलब महिलाओं का शोषण नहीं किया जाता, उनके साथ भेदभाव कम किया जा सकता है सामान्य वर्ग में। वर्तमान समाज में भी अधिकांश व्यक्ति जो सामान्य वर्ग के समुदाय से संबंधित हैं उच्च पदों पर आश्रित हैं, मतलब उच्च पदों पर लगे हुए हैं, जैसे कि जैन हुए, ब्राह्मण हुए, है ना, सुनार हुए, ये सब क्या है, उच्च पदों पर लगे हुए हैं, मतलब अफसर वगैरह बने हुए हैं। परिवार में महिलाएं एक ऐसे गृहिणी के रूप में रहती हैं, मतलब घर के कार्य वगैरह करती हैं। इस समुदाय में लड़की एवं लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, मतलब दोनों को पढ़ाया जाता है, इनके साथ भेदभाव कम किया जाता है सामान्य वर्ग में। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के अंदर क्या क्या किया जाता है, तो पिछड़ा वर्ग समुदाय में सामान्यतः मध्यम वर्गीय लोग निवास करते हैं, मतलब मिडिल क्लास लोग इसमें निवास करते हैं। इस वर्ग में महिलाओं की स्थिति सामान्य है, मतलब इनके साथ भेदभाव भी किया जाता है और नहीं भी। महिलाएं परिवार में केवल एक गृहिणी के रूप में निवास करती है, मतलब गृहिणी के रूप में ही रहती है, पढ़ाई लिखाई वगैरह नहीं करती। इनका शोषण से मुक्त होते हैं, एवं शोषण से मुक्त होते हैं मतलब शोषण किया भी जाता है और कम किया जाता है। मतलब इस वर्ग के लोग सामान्यतः कृषि व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब मिडिल क्लास लोग होते हैं। आज के अधिकांश समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग बालिकाओं को भी शिक्षा प्रदान की जानी लगी है, मतलब यहाँ के लोगों को भी शिक्षा प्रदान की गई है, लड़कियों को भी। पहले लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी इस वर्ग में, ओबीसी में, लेकिन अब की जाती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति मतलब ST/SC। तो अनुसूचित जाति एवं वर्ग के लोग शिक्षा के अछूते हैं, जिसका मुख्यतः कारण प्राचीन काल से समाज में सवर्ण वर्गों द्वारा उनकी अपेक्षा करना, मतलब जो बड़ी बड़ी जातियाँ ना इनका शोषण करती है अनुसूचित जाति एवं जनजाति का, जिसके कारण यहाँ के लोग कम शिक्षित हैं, इनके साथ भेदभाव वगैरह किए जाते हैं, अछूतों की शिक्षा वगैरह दी जाती है, मतलब इनको अड़ने नहीं दिया जाता, इनको अपने साथ नहीं रखा जाता। अनुसूचित जाति की पहचान करके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर की जाती है। अनुसूचित जाति की पहचान करके सामाजिकरण किया जाता है, इनका आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर की जाती है। महिलाओं की शिक्षा से कोसों दूर रहे हैं, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती, यहाँ पर महिलाओं को पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता है। समाज में इस समुदाय के कुछ लोग द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न भी किया जाता है, मतलब कुछ लोगों द्वारा महिलाओं को उत्पादित भी किया जाता है, उनको परेशान भी किया जाता है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग पर्वत, जंगलों, रेगिस्तान मतलब आदिवासी लोग रहते हैं ना, जो इसी में आएंगे, इसी कैटेगरी में आएंगे, आदि जगहों पर निवास करते हैं। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही समाज के इस भाग को शिक्षा से वंचित रखा गया है, परंतु समाज के इस समूह में महिलाओं की स्थिति अन्य समूहों की तुलना में कहीं अच्छी है, मतलब समाज में तो कहीं अच्छी है इस स्थिति। जनजातियों में महिला एवं समुदायों के सापेक्ष अत्यधिक स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती है। महिला एवं पुरुषों वर्ग भी शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, मतलब महिलाएं व पुरुष दोनों ही यहाँ पर शिक्षा ग्रहण नहीं करते, मतलब पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं। जीविकोपार्जन मतलब जीवन जीने के लिए बस्तियों के समीप झोपड़ियाँ बना कर रहते हैं एवं छोटे छोटे व्यवसाय करके जीवन यापन करते हैं, मतलब छोटे छोटे कार्य करते हैं, जैसे कि बांस की टोकरियाँ वगैरह बनाना, झाड़ू वगैरह बनाना, ऐसे छोटे छोटे कार्य वगैरह करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय मतलब बिल्कुल निम्न कैटेगरी आ गई है। तो इसके अल्पसंख्यक मतलब भील मीणा वगैरह ना, अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक मतलब कि इसमें है ना बहुत ही कम
व्यक्ति पाए जाएंगे, जैसे कि मुस्लिम कम प्रतिशत है ना, भारत में मुस्लिम कम है, सिख कम है, जैन ईसाई बौद्ध बहुत ही कम है। तो ये अल्पसंख्यक में आएंगे जिनकी संख्या कम है। अल्पसंख्यक समुदाय का तात्पर्य ऐसे सामाजिक समूह से है जिनकी संख्या नगण्य है, यानी कि बहुत ही कम है। भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी आदि धर्मों को मानने वाले लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय में रखा गया है। वर्तमान में समाज में इनकी स्थिति अच्छी है। यदि महिलाओं की स्थिति के बारे में कहा जाए तो मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अन्य समुदायों में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं। मतलब मुस्लिम समुदाय को छोड़कर समुदाय में जो अन्य समुदाय हैं, जैसे कि सिख हुए, ईसाई हुए, जैन हुए, इनमें महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है, मतलब पुरुष के समान ही अधिकार प्राप्त है एवं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। परंतु मुस्लिम समुदाय में पर्दा प्रथा आज भी प्रचलित है, मतलब महिलाओं को पर्दा में रखा जाता है, वो बुर्का वगैरह पहनती है। महिलाओं को अकेले बाहर जाने का अधिकार नहीं होता, जिसका मुख्य कारण पहले से चली आ रही समुदाय की परंपरा है। महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं माना जाता। उनके लिए जो कार्य निर्धारित किया गया है उन्हें वही करने पड़ते हैं। उनके निजी समाज के आधार अनुसार तो महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि महिलाओं को मस्जिद में जाने तक का अधिकार नहीं होता था। ऐसा उनके साथ भेदभाव किए जाते थे, मतलब उनको मंदिर मस्जिद वगैरह में नहीं जाने देता था। विभिन्न क्षेत्रों में लड़का, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में लड़का एवं लड़की दोनों के होने के अर्थ एवं अनुभव की विवेचना कीजिए। मतलब लड़का और लड़की के बीच में क्या क्या विभिन्नता है, क्या क्या नहीं है, उनके बारे में हम विवेचना करेंगे, यानी कि देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लड़कियों की स्थिति शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा किस प्रकार से भिन्न होती है, स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बालिका एवं पुरुषों की स्थिति का वर्णन कीजिए। भारत के क्षेत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में। मतलब दो भागों में बांटा गया भारत के क्षेत्र को, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों का रहन सहन, व्यवसाय आदि में बहुत अंतर पाया जाता है। मतलब ग्रामीण में लोग कैसे रहते हैं और शहरों में कैसे रहते हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है। अतः दोनों क्षेत्रों में पुरुष एवं महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी भिन्न भिन्न होती है। पुरुष और महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है, समाज में उनका व्यवहार किस प्रकार से, कैसा व्यवहार किया जाता है सामाजिक लोगों द्वारा उनके साथ, पुरुष और महिलाओं के साथ, ये गाँव और शहरों दोनों में भिन्न भिन्न है। लैंगिक असमानता जैसे कि सामाजिक कुरीतियाँ आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में पनपी है। सामाजिक कुरीतियाँ कहाँ पर पनपी हुई है? ग्रामीण क्षेत्रों में पनपी हुई है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं पुरुषों की सामाजिक स्थिति का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, तो भारत में आधी से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण इलाकों जो सुदूर क्षेत्रों में स्थित हैं एवं आधुनिक संसाधनों से पूर्ण रूप से दूर हैं, वहाँ पर महिलाओं एवं पुरुषों की स्थिति वहाँ पर प्रचलित रीति रिवाज पर निर्भर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है। शिक्षा के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पुरुष एवं स्त्रियों को न तो उनके अधिकारों के बारे में जानकारी और न ही कर्तव्य के बारे में पता होता है। मतलब उनको कुछ पता नहीं होता कि उनके अधिकार क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। मतलब अशिक्षित लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों का स्थान एक गृहिणी तक ही सीमित रहता है, मतलब घर के काम काज को ही रखा जाता है। शिक्षा के स्तर में वृद्धि होने के परिणाम से बाल विवाह जैसे कई अन्य कुप्रथाएं समय में ही रोक लग गई है। मतलब शिक्षा का क्षेत्र जैसे ही विकसित हुआ है ना, तो कुप्रथाएं स्वयं ही रुक गई है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को और पुरुषों को घर बैठे रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं, प्राप्त करवाए जा रहे हैं। मतलब बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई है। शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार से जीवन है, किस प्रकार से यहाँ तक सामाजिक स्थिति है, तो शहरी क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों दोनों की सामाजिक स्थिति अच्छी है। ऐसा शहरी क्षेत्र जो अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए, अर्थात जो कस्बे के समान हैं, वहाँ पर लैंगिक असमानता आज भी व्याप्त है। ऐसे स्थानों पर महिलाओं के लिए घर में कामकाज, पुरुष वर्ग के लिए धन कमाना एवं अन्य बाहर के कार्य करना निर्धारित किया गया है। मतलब महिलाएं आसानी से अपना जीवन निर्वाह करती है, वो कुछ भी कर सकती है, जैसे कि धन कमाना, नौकरी करना, घर के कामकाज वगैरह करना, कुछ भी। परंतु इस क्षेत्र में महिलाओं का शोषण नहीं किया जाता, मतलब महिलाओं को शोषित नहीं किया जाता, उनको परेशान नहीं किया जाता, उनके साथ सामान्य व्यवहार किया जाता है, मतलब नॉर्मल व्यवहार किया जाता है। जिनके दो मुख्य कारण हैं। एक तो शिक्षित समाज है, मतलब यहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड समाज है, मतलब सभी लोग क्या हैं, शिक्षित हैं और कानून का डर है। मतलब यदि उनको उत्पीड़ित करेंगे महिलाओं को, तो कानून में जाकर केस कर देगी और जिससे पुलिस उनको पकड़ के ले जाएगी, तो ऐसा डर उनके बना रहता है, तो उनके साथ उत्पीड़ित नहीं होते हैं। ऐसे शहरी क्षेत्रों को जो विकसित हो गए हैं, वहाँ पर महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है, मतलब एक साथ कार्य करती है। जहाँ तक कि कुछ लोगों में महिला पुरुषों
से भी आगे निकल रही है, मतलब महिलाएं बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, पुरुषों से भी आगे निकल रही है। इन क्षेत्रों में महिलाएं पुरुष अपने भविष्य के लिए निर्णय स्वयं ले सकती हैं, मतलब महिलाएं एवं पुरुष दोनों ही अपने भविष्य के लिए निर्णय ले सकते हैं। वो शिक्षित हैं, उनको पता है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। इन क्षेत्रों में जीवनोपार्जन के लिए बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं, मतलब शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे उद्योग हैं जहाँ पर पुरुष एवं महिलाएं समान रूप से कार्य करती है। एवं किसी कंपनी एवं सरकारी नौकरी में किसी भी पद के लिए कार्य वेतन के लिए सेक्स के आधार पर विवेचना नहीं की जाती, मतलब उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता कि लड़की या लड़का है, उनको समान रूप से कार्य दिए जाते हैं। भारत में लैंगिक असमानता दूर करने का प्रारंभिक बिंदु शहरी क्षेत्रों में से ही है। लिंग पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? तो लिंग पूर्वाग्रह के शैक्षणिक प्रभाव को बताइए। तो लिंग पूर्वाग्रह क्या है क्या नहीं है, ये सन 2017 में पूछा गया था कोटा बीएड के एग्ज़ाम में। तो देखते हैं लिंग पूर्वाग्रह विभेद। लिंग पूर्वाग्रह से तात्पर्य है कि भेदभाव, जेंडर बेस। लिंग पूर्वाग्रह से हमारा अभिप्राय बालक एवं बालिकाओं में व्याप्त लिंग असमानता से, मतलब लिंग के आधार पर उनका भेदभाव करना। बालक एवं बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग पूर्वाग्रह है। जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा में पालन पोषण में बालकों से कम रखा जाता है, मतलब लड़कों से लड़कियों को कम रखा जाता है, उनको शिक्षित कम रखा जाता है, जिससे वह पिछड़ जाती है। यही लिंग पूर्वाग्रह है, जिससे वो क्या है? पिछड़ जाती है, मतलब वह शिक्षा से वंचित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? लिंग पूर्वाग्रह कहते हैं। क्योंकि बालिकाएं एवं बालकों में यह भेदभाव उनके लिंग को लेकर किया जाता है, मतलब ये लड़का है लड़की है उनके लिंग के आधार पर इनका भेदभाव किया जाता है। प्राचीन काल से ही बालकों को श्रेष्ठ कुल का तारनहार, कुल का नाम आगे बढ़ाने वाला माना गया है, जिसके कारण महिलाएं अपेक्षा का पात्र बनती है। इस प्रकार प्राचीन मान्यताएं, सामाजिक कुप्रथाएं आदि के कारण लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव पूर्वाग्रह कहलाता है। तो आप समझ लीजिएगा पूर्वाग्रह क्या कहलाता है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार त्यागी के अनुसार लिंग पूर्वाग्रह का आश्रय उन कल्पनाओं, विचारों, झुकाव एवं प्रवृत्तियों से होता है जो समाज के द्वारा रूढ़िवादी एवं प्राचीन परंपराओं के रूप में स्वीकृत होती है एवं उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। यह पुरुष प्रधान की ओर संकेत करती है। आपको वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, या फिर हमें इंस्टा पर मैसेज करके आप वीडियो के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर साधना गोवदिका के अनुसार लिंग पूर्वाग्रह स्त्री पुरुषों के मध्य अधिकार तथा शक्तियों का अवैज्ञानिक तथा आकर्षित विभाजन है, जो स्त्री पुरुष वर्ग को दुर्बल एवं निम्न स्तरीय बनाने का प्रयास करती है एवं पुरुष वर्ग को प्रधानता की ओर परिवर्तन करती है। लिंग पूर्वाग्रह के शैक्षणिक प्रभाव। लिंग पूर्वाग्रह के शैक्षणिक प्रभाव क्या नहीं है। तो एजुकेशन इफेक्ट ऑफ जेंडर बेस, मतलब जेंडर के आधार पर एजुकेशन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। लिंग पूर्वाग्रह का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण लड़कियों को द्वेष का प्राणी समझा जाता है, द्वयम दर्जे का प्राणी समझाता है। उनकी शिक्षित उन्नति के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाता। उन्हें केवल पढ़ना लिखना आ जाए, बस उतना ही उनके लिए पर्याप्त समझा जाता है, कि मतलब पढ़ लिख सके, इतना ही समझा जाता है, इसके ज़्यादा उनको शिक्षा नहीं जाती है। दलित एवं पिछड़े वर्ग में स्थित और भी भयानक है, मतलब दलित और पिछड़ा वर्ग है ना, उसमें इनकी स्थिति और भी ज़्यादा बहुत भयानक है। इस प्रकार हर जगह भेदभाव को सहन कर महिलाएं मानसिक रूप से कुंठित हो जाती है, मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाती है। उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव पड़ता है, मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है, और वह खुद यह मानने लगती है कि पुरुष उनसे श्रेष्ठ हैं। स्वयं स्त्री होकर अपने बेटी में भेदभाव करने लगती है। उनकी मतलब प्राचीन कुप्रथाओं के अनुसार उनकी मान्यताएं, मानसिक सोच बदल जाती है। इस प्रकार यहाँ तक कि वे प्रथान पीढ़ी दर पीढ़ी बदल चलती रहती है, मतलब जो ये प्रथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई जाती है। फिर